24 नवंबर को रामपुर जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह, एडीएम प्रशासन जेपी गुप्ता, एडीएम फाइनेंस राम भरत तिवारी तथा सिटी मजिस्ट्रेट आदि ने कई कार्यालयों का किया औचक निरीक्षण। जिला अधिकारी ने बढ़ते कोरोना को लेकर भी दिशा निर्देश जो जारी किए उसके बारे में बताया। इसके अलावा रामपुर लाइब्रेरी का कुछ हिस्सा जो जर्जर होने का मामला सामने आया है उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। रामपुर से क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ के लिए मैं आरिफ खान के साथ देखिए एक दिलचस्प रिपोर्ट। आज शासन के निर्देश पर 10 बजे ठीक कई सारे कार्यालयों के निरीक्षण किए गए। विभिन्न अधिकारियों ने निरीक्षण किया। विकास भवन का निरीक्षण सीडीओ ने किया, आरटीओ ऑफिस का निरीक्षण सिटी मजिस्ट्रेट ने किया। इसी तरह एडीएम्स ने भी विभिन्न कार्यालयों के निरीक्षण किए। हमने अपने दफ्तर से लेकर और मेरे द्वारा खुद बीएसए ऑफिस, डीआईओएस ऑफिस और डाइट का और पीडब्ल्यूडी के ऑफिस का निरीक्षण किया गया। उसमें कई सारे कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। उनका एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया गया है। उनकी अनुपस्थित दर्ज की गई है। जितने लोग अनुपस्थित मिले हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और अब ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया रहेगी। अगर कोई अनुपस्थित पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई जरूर की जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि ये समय है जब सारे अधिकारियों को डिवोटेड होकर विकास की तरफ लगने की ज़रूरत है। इस समय किसी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम एक संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। संक्रमण काल भी एक आपदा काल से गुजर रहे हैं और हमें इस समय विकास को गति देने की आवश्यकता है। शासन इस विषय में बेहद गंभीर है और हमें इस बात को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। अपनी ड्यूटी सभी लोग मुस्तैदी से करें। इस समय जनमानस इस आपदा के कारण और भी परेशान है। हमारा दायित्व है कि हम ऐसे मामलों में बढ़कर उनकी मुश्किलों को आसान करें, उनको सॉल्यूशन दें और इसके लिए ज़रूरी है कि हम समय से अपने कार्यालय जरूर पहुँचें। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑफिसेज में मैंने जो नोट किया है उनको निर्देश भी दिया है। कई सारे कार्यालयों में गंदगी मिली है, कई सारे कार्यालय बेतरतीब मिले हैं, ध्यान नहीं दिया गया है। इन सब के बारे में मैं अलग से निर्देश जारी कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जन सुविधा विकसित करने के मामले में कई सारे लोग पीछे दिखे हैं और उसमें भी हम अगले एक हफ्ते के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। देखिए, प्रदेश सरकार के द्वारा शासन के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है कि जिलाधिकारी के साथ जो महिलाओं का विशेष संवाद आयोजित किया जाए और इसकी जो रूपरेखा है हक की बात जिलाधिकारी के साथ, इसमें लैंगिक समानता, घरेलू हिंसा, दहेज हिंसा, इस जैसे मामलों पर जो महिलाओं के ऊपर जो भी महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं या महिलाओं के साथ जो भेदभाव किया जाता है इसके ऊपर बातचीत करनी है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ पाएँ। इसके लिए हमने तय किया है कि फेसबुक लाइव के थ्रू, क्योंकि फेसबुक पे बहुत सारे लोग हैं, तो फेसबुक लाइव के थ्रू मैं उनसे 5 से 7 कल 5 बजे शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक फेसबुक लाइव पे जुड़ूंगा और इसमें ख़ास तौर से इनके महिलाओं के संरक्षण के लिए इन सारे तरीके की चीज़ों को रोक लगाने के लिए उनके सुझाव, उनके विचार ये आमंत्रित किए जाएंगे और इसमें अपनी बात भी रख सकते हैं और इन बातों को नोट करेंगे और उसके हिसाब से रामपुर जनपद में जितनी सारी समस्याएं इस तरीके की आती हैं उन पर परिचर्चा भी होगी और उनकी रोकथाम के उपाय पर भी बात होगी। देखिए, कोरोना को लेकर लगातार हम लोगों को बताते रहे हैं, अपील करते रहे हैं कि आंकड़ों पे न जाएं। आंकड़े अगर घट रहे हैं या एकदम कोई भी पेशेंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना खत्म हो गया। आप उदाहरण देखें, पश्चिमी देशों में लगातार जो दूसरी वेव आई है वो पहले से बहुत खतरनाक आई है, ज़्यादा आई है। और इसी तरह अगर अपने देश को भी देखें तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अचानक से मामले बढ़ने शुरू हुए। प्रदेश के कई सारे जनपदों में जो मामले बढ़ रहे हैं, एक दूसरे के संपर्क में आने वाले मामलों में ज़्यादा तेजी आई है। जैसे जो लोग बाहर से आ रहे हैं और उनके संपर्क में आने वाले लोग हैं उनमें ये मामले फैल रहे हैं। इसका एक ही चीज़ से उदाहरण ले सकते हैं कि दिवाली के आसपास एक दिन 16 मामले जनपद में आए थे और 16 मामलों की जब हमने पड़ताल की तो ये पता चला कि उनमें से लगभग सभी लोग बाहर से आए या बाहर से आने वालों के संपर्क में आए थे। तो इसमें कुछ चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। हम लगातार लोगों को समझाते रहे हैं कि मास्क का प्रयोग करें और सही तरीके से करें। बिना मास्क के प्रयोग के बचना इससे मुश्किल है और अगर मास्क का प्रयोग करते हैं तो इसके संक्रमण से काफ़ी हद तक आप बच सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब बाहर निकलें तो सावधानी बरतें, दूसरे से दूरी रखें, चीज़ों को छुएं नहीं और छुएं अगर हाथ से टच हुआ तो बिना सैनिटाइज किए या हाथ धोए अपने चेहरे पर न लगाएं। मास्क पहनने का भी तरीका है। मास्क एक ही मास्क को लगातार न पहने, बिना धुले, बिना उसको विसंक्रमित किए। और
ये जो 3 प्लाई का मास्क है, ज़्यादातर देख रहा हूँ इसी को लोग लेके घूम रहे हैं और लगातार लगा रहे हैं। ये 8 घंटे से ज़्यादा मास्क आपको नहीं लगाना चाहिए। तो बेहतर है कपड़े के मास्क का इस्तेमाल करें, रोज़ धुलें और इस्तेमाल करें। 3-4 कपड़े का मास्क ले लें। बीमारी से बचना और लोगों को बचाना बहुत ज़रूरी है। इसमें देखिए हम जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उस पे हम सख्त हैं, उस पे कार्रवाई भी कर रहे हैं। हालांकि कोशिश ये कर रहे हैं लोगों को लगातार जागरूक करने की, हर जगह पे, हर स्तर पे, और कोशिश कर रहे हैं कि लोग मास्क लगाएं। इस पे लोगों का विरोध भी हमें देखने को मिला है कि लोग कहते हैं कि हम प्रशासन क्यों लगा रहा है लोगों के ऊपर जुर्माने। तो इस बात को लोगों को समझना होगा कि बीमारी को फैलने से रोकना ज़रूरी है ताकि इससे ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। आपका परिवार आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और इसीलिए ये कार्य कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मास्क लगाना, अगर एक मास्क लगाने से इसके संक्रमण से अगर आपका बचाव हो सकता है और हाथ धुलने से, तो कौन सी ऐसी बड़ी बात है जिसको हम ना करें। ये तो साफ सफाई से भी रिलेटेड है और मास्क लगाने से ही बहुत सारे संक्रमण से लोग बचे रहें। जैसे टीबी है, टीबी से भी के संक्रमण से भी आपको बचाएगा। तो ज़्यादातर कोशिश करें मास्क लगाएं, चेहरा ढकें। ये ऐसी कोई आफत की बात नहीं है और अब तो गर्मी का भी सीजन नहीं है। जाड़े में आराम से मास्क आपके ठंड से भी सुरक्षा करेगा। सभी लोगों से अपील है कि कृपया समाज की बेहतरी के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए मास्क जरूर लगाएं। देखिए, रज़ा लाइब्रेरी एक बड़ी ऐतिहासिक इमारत है। बल्कि यूं कहें कि कुछ समय पहले, लगभग 2 वर्ष पूर्व, इसको किसी लेखक के द्वारा दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत लाइब्रेरी में शामिल किया गया था। ये पुरानी लाइब्रेरी है, काफ़ी पुरानी है और इसकी वास्तुकला अद्भुत है। इसके द्वारा जो संदेश है वो बड़ा अद्भुत है। इसमें पांडुलिपियाँ रखी हैं, मैन्युस्क्रिप्ट रखे हैं, उनको विशेष रखरखाव की ज़रूरत होती है। इसके 2 मंजिलों पर इस लाइब्रेरी के सारे कामकाज चलते हैं। तो जो ऊपरी मंजिल है जिसमें लेबोरेटरी है, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स या फोटोग्राफ्स ख़राब होने लगते हैं उनको ठीक करने का जिम्मा उस टीम के होता है। वहाँ पे कोने में एक जो फॉल सीलिंग थी, वो फॉल सीलिंग गिर गई। इसकी वजह से उन्हें शिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ी तत्काल। इसके लिए हमने रंग महल में, जो कि बगल में है, जिसमें निदेशक निवास करते हैं लाइब्रेरी के, उसमें 2 पोर्शन है। एक पोर्शन में निदेशक, डायरेक्टर उसके रहते हैं, दूसरा पोर्शन अभी अनयूटिलाइज पड़ा हुआ था। उसमें एक भाग में कार्यालय चल रहा था और कुछ कमरे खाली थे। फिलहाल हम उस टीम को वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं कि निदेशक के क्लोज डायरेक्शन में, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट ऐसी चीज़ है जो सेक्लूजन में जिसका काम होता है, एकांत में काम होता है, वहाँ किसी को जाने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी चीज़ है कि लाइब्रेरी में लोगों से इंटरेक्शन हम बढ़ा रहे हैं, तो ज़्यादा संख्या में लोग आवें और उनको हम मैनेज करने पाएँ। इसके लिए हमने बहुत पहले प्रपोज किया था, लाइब्रेरी की तरफ से प्रपोजल आया था, मेरी तरफ से शासन को भेजा जा चुका है कि जो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है, जिसको अवैध कब्जे से छुड़वा कर हमने प्रशासन की पहल पर उसका जीर्णोद्धार कराया गया था सामूहिक सहयोग से, और अभी वो तैयार पड़ी है। उसको रज़ा लाइब्रेरी को देख रेख और इस्तेमाल के लिए दे दिया जाए। तो शासन की तरफ से अनुमोदन आना बाकी है। इस बीच में चूंकि हमने प्रपोजल ऑलरेडी डाल दिया है, तो लाइब्रेरियन के द्वारा प्रस्तावित किया गया कि रज़ा लाइब्रेरी को तत्काल इसको दे दिया जाए, ताकि इसको एग्जीबिशन के लिए और लोगों के पढ़ने के लिए, डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल किया जाए, जिसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं जान पड़ती। तो हमने तत्काल ये निश्चय किया है कि गवर्नमेंट के, मतलब शासन के अप्रूवल के अधीन हम उसको अभी रज़ा लाइब्रेरी को दे रहे हैं और आज से वो उस पर रज़ा लाइब्रेरी अपना जो भी टेम्पररी परमानेंट काम अभी कोई नहीं करेंगे, पर डिस्प्ले एग्जीबिशन का काम उस पर करना शुरू कर देंगे।